बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि आपको ये ख़बर मालूम हो, आप तक पहुँचे कि इमरान ख़ान साहब की रिहाई के लिए अमेरिका में कोई डील हो रही है $50 मिलियन के एवज़, तो उस ख़बर की हकीकत जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। ये क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो ख़बर की सूरत में आप तक पहुँच जाती है और फिर उसके ऊपर शोर पड़ जाता है। लेकिन ये ख़बर है एक जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये एक इंसिडेंट है, बेसिकली एक वाक़या है। इसके अलावा जो है वो एफबीआर ने एक बड़ी एक कह लें कि जो अपना स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा, हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको पीका एक्ट के अंडर कर दिया है। वो मामला क्या है, अगर मुझे ये फ़ोन मिल जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ वो पूरी तफ़सील। तो इसके अलावा जो ख़बर है वो है कि इसराइल में कुछ इसराइल का दौरा किया है कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने, और रिबर्टल उसका आया है जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी तरफ से कि उनके नॉलेज में ये नहीं है कि किसने किया है, किसने नहीं किया। उनके उनके मुताबिक या उनके कहने के मुताबिक जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं या कोई भी पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर दौरा नहीं कर सकता, इसराइल का सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो है, एक लंबी चौड़ी उनकी स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं, और उस सिलसिले में भी दरपर्दा क्या कुछ होता है वो मैं पर्सनल एक वाक़े का यानी शाहिद हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये इसके अलावा ख़बर जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमत की तरफ से एक तरह से यूँ कह लें कि कहा है कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चाहें तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कौमी मामलात के ऊपर जो बातचीत करना चाहें तो हम उनके लिए उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो ये ख़बरें हैं। इसके अलावा इमरान ख़ान साहब ने एक बार फिर फैसल चौधरी साहब को अपनी लीगल टीम से बिल्कुल अलहदा कर दिया है। तो मैं इससे पहले कि जो ये 3-4 ख़बरें हैं इसके ऊपर हम बात करें, और सबसे जो अहम गुफ्तगू है वो मेरा ख़्याल है कि वो एफबीआर वाला जो मामला है उस पर है, वो यानी जो समझने और गौर करने की ज़रूरत है। तो वो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो है वो साउथ कैरोलिना, अगर मेरी प्रोनाउंसी नॉर्थ कैरोलिना जी, नॉर्थ कैरोलिना में हूँ। और ये उसका एक टाउन है, टाउन का ना यंसन वैली। इस टाउन की 2000 आबादी है, और इस टाउन के बारे में इम्तियाज़ साहब हमें बताएंगे कि मैं उनके साथ मौजूद हूँ। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनका होटल जो है, वो ये यहाँ पे एक होटल चलाते हैं, मोटल होटल, जिसको जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि होटल की बड़ी वैराइटीज़ हैं। इससे भी पहले कि मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहता, इमरान खान साहब की रिहाई वाला मामला हुआ ये, यानी पहले मैं इमरान खान साहब की रिहाई वाला आपको मामला बताता हूँ, और उसके बाद जो है वो इम्तियाज़ साहब आपको बताएंगे। हम आपस में इस पूरे जो शहर है इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें ये शहर जो है वो इंतज़ामी सतह पर कैसा है, इसकी लोकल कम्युनिटी कैसी है, ये सारी गुफ्तगू जो है वो हम करेंगे। और इसके आपको छोटे-छोटे जो है वो क्लिप्स भी दिखाते हैं। तो बल्कि इसका वो जो ट्रैवल लॉग टाइप है वो बाद में हम आपस में शेयर करेंगे। तो जो ख़बर है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो $50 मिलियन वाली, उसका मैं आपको अहवाल सुना दूँ। हुआ ये कि हम जा रहे थे गाड़ी पे नाश्ता करने, और जो हमारे सीईओ साहब हैं उनको फ़ोन आया उनके एक दोस्त का, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अंधाधुंध मुक़ल्लिद, मैं मुक़ल्लिद कह रहा हूँ, सियासी कारकुन तो नहीं उनको कहा जा सकता, उनको फ़ोन आया। तो अब वो उनको बता रहे हैं, यार मैं ज़रा बाहर हूँ, मैं बड़े अहम काम पे हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। तो वो अब ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमारे दोस्त हैं, ये कितने सादा लोग हैं, इससे आप अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। तो वो अब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो उनको वो यकीन दिला रहे हैं मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो वो उनको समझ नहीं आ रही ये बात, वो चूँकि बेतकल्फ़ी भी थी, तो वो मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो तुम देख लो मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। तो उन्होंने दिखाया, वो सड़कें-सुड़कें दिखाई, तो वो आगे से कहता है कहाँ पे? मैंने कहा अमेरिका। उन्होंने कहा अच्छा, तो लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग नज़र नहीं आ रही? उनका ख्याल था कि वो पाकिस्तान में है। कहता है नहीं, नहीं वो तो फिर दुबई भी हुंदी है, हालाँकि उनको झंडा वो दिखा चुके थे, वो अमेरिका का झंडे, आपको पता है कि अमेरिकन्स अपने घरों के बाहर लगाते हैं, यहाँ पे तो सरकारी इमारत थी। तो फिर जब उनको याद दिलाया कि अभी तुमने झंडा नहीं दिखाया, फिर झंडा दिखाया उनको, तो फिर उनको यकीन आया।
तो कहते तुसी करन की आए हो? कि मैं खुफिया मिशन पे आया हूं। उन्होंने कहा की खुफिया मिशन है? तो उन्होंने कहा कि वो मैं ट्रंप के एक मुशीर हैं उनसे मिलने आया हूँ और मैं उनके साथ हूँ और हमारी डील चल रही है 50 50 मिलियन डॉलर कितने दी जी? 50 मिलियन डॉलर की डील चल रही है। इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर अब बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, करो, करो, करो। बाद में ना उनको नहीं, करो, करो से पहले ना इन्होंने ना इम्तियाज़ साहब की तरफ ना कैमरा किया। अब इम्तियाज़ साहब जो थे वो माशाल्लाह ये आप देखें, ये अगर बोले ना तो बल्कि बोलने भी तो गोरे ही लगते हैं। मतलब ये वो मुशीर हैं ट्रंप के जिनके साथ $50 मिलियन डॉलर की डील हो रही थी। हाँ जी। तो इन्होंने भी ना या अमेरिकन एक्सेंट में ना कहा कि 50 मिलियन डॉलर या इस तरह करके बात की, वो पक्का हो गया। उसने ना थोड़ी देर बाद ना आधे पौने घंटे बाद मैसेज किया कि रसलान भाई अगर आप वाकई इस काम के ऊपर आए हुए हैं ना तो बराए मेहरबानी आप ये ज़रा जल्दी कर लें, इमरान खान को आपने रिहा करवा के और वज़ीर आज़म बनवा के आना है। यार तुसी हिसाब लाओ किड्डे सादा लोग ने कि चलो रिहाई की तो पहली बात यार रसलान साहब आपके दोस्त हैं, इन्होंने केड़ी डील करानी जाके। अच्छा फिर दूसरा उनसे ये भी नहीं पता चला कि इम्तियाज़ साहब जो हैं वो भी चले हो गया कि जी कि वो उनका एक्सेंट है, उनका एक झलक में हो सकता है उनको ना पता चला हो कि ये पाकिस्तानी है। तो फिर उसके बाद यानी इन सारी बातों के बाद कि ना सिर्फ रिहा करवा के आओ बल्कि वज़ीर आज़म भी बनवा के आओ कि वहीं से वो उनको वज़ीर आज़म यार अमेरिका ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ मैं सोच रहा था यार कि कितने सादा लोग हैं। तो इम्तियाज़ साहब ये इम्तियाज़ साहब हैं जनाब, ये सीओ साहब हैं हमारे, ये नूरुल्लाह साहब हैं और इससे पहले कि मैं वो हम आपस में गुफ्तगू करें, ये जो मामला थे पाकिस्तानी एफबीआर के, इमरान खान साहब के और दीगर मामलात वाले, तो मैं चूँकि ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सर जी मेरा ख्याल नेड़े-नेड़े हो जाइए। जी, जी। ये बताएँ आवाज़ आ ही जाएगी जी, मेरा जी, ख्याल। आ रही है। थोड़ा-सा आपको ऊँचा बोलना जी, जी, पड़ेगा। जी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि इम्तियाज़ साहब कि ये जो इलाका है, वो मैंने बताया जिस तरह आपने भी बताया था कि 2000 नफूस पर मुश्तमिल है। जी, जी। तो ये 2000 बंदे के लिए यहाँ पे क्या सिस्टम क्या है? ये जो है ना नॉर्थ कैरोलिना स्टेट की जो 100 काउंटी है ना, हुँ, उनकी वन ऑफ काउंटीज़ है, इसका नाम कैसवेल काउंटी है और उसका कैपिटल सिटी जो है ना, उसका नाम है यैनसनवेल, ठीक है। जिसमें मैं रहता हूँ और एक होटल मैनेज करता हूँ यहाँ पे। और उसकी जो है ना सिटी की पॉपुलेशन टोटल जो है ना, वो 2000 है। तो बाकी स्टेट जो पूरी काउंटी की पॉपुलेशन 6-7 हज़ार होगी, लेकिन इनका पूरा निज़ाम है, हुँ, यानी पानी का निज़ाम, हेल्थ का जो है ना डिपार्टमेंट, फायर, पुलिस, हर चीज़ इस पूरे 2000 लोगों के लिए, यानी यहाँ पे स्कूल सिस्टम, एजुकेशन, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और मेरा ख़्याल है जो है ना इन्होंने कोई बंदा यहाँ पे कोई ऐसी जो है ना ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब इवन पानी का निज़ाम भी यहाँ पे जो है ना, जो भी बारिश यहाँ पे होती है, एक लेक बनी हुई है, सारा पानी उसमें जमा होता है। उस पानी को जो है ना रिसाइकिल करके पूरे टाउन को सप्लाई देती है। हमारे भी टाउन का ही पानी है, इस होटल में भी जो है ना ये। अच्छा ये तो बारिश का पानी। हाँ, बारिश का पानी रिसाइकिल होके तो हमारे टाउन में आता है, पूरे जो है ना गवर्नमेंट का पानी है। ठीक है। हम पानी का बिल देते हैं हर महीने। तो और एक एक दरिया है उस पर 5 डैम बने हुए जी, हैं। जी, जी, वो तो डैन रिवर है, वो वर्जीनिया का शहर है डैनवेल, यहाँ से अच्छा, 10 अच्छा। मील दूर जो है ना, यानी वो ओके। वर्जीनिया है, वो डिफरेंट टाउन है। लेकिन मैं तो कैसवेल काउंटी की और येंसनविल की बात कर रहा हूँ हाँ, कि यहाँ एक छोटे से शहर के लिए भी पूरा गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद है। हाँ। हेल्थ हो, फायर हो या जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो है ना यानी ना कोई भी चीज़ हो, पूरी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आप एक फ़ोन करें तो जो है ना ऑन वन फ़ोन कॉल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और ये होता है सिस्टम जो है ना हाँ, यानी ना हमारे यानी तो जो है ना वहाँ पे 10-10, 20-20 लाख लोगों के लिए भी कुछ नहीं। कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2000 लोगों के लिए भी उन्होंने पूरा, मैंने आपको अभी दिखाया हाँ, कि पूरा निज़ाम टाउन में है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप वन कॉल करें, फायर डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी आ जाएँगे और जो मीन वो बॉम्ब स्क्वाड वाले भी आ जाएँगे। सब जो है ना ये पूरा अदालत है, अदालत जेल है, है 2000 बंदे शेरिफ के लिए। डिपार्टमेंट, अपनी पुलिस है। दे हाँ, हैव ओन गवर्नमेंट, टाउन मैनेजर है, टाउन का मेयर है जो है ना एवरीथिंग। द होल काउंटी रन हिज ओन गवर्नमेंट जो है ना ये और वही सफाई-सुथराई से लेके लाइब्रेरी हमने एक देखी स्कूल थी, सिस्टम जो है ना। ह्यूज लाइब्रेरी और जिसका दिल करता है वहाँ पे जितनी देर बैठे, पढ़े किताबें-शिताबें मतलब ये कि जी खुश हो जाता है देख के कि रियासत क्या होती है और किस तरह वो अपने जो लोगों को ऑन करती है। तो ये तो हो गया ये वाला मामला, बाकी हम गाहे-बगाहे जो है वो चीज़ें दिखाएँगे आपको। मैं चाह रहा था
अच्छा, एक वो मुझे याद आ गया, इम्तियाज़ साहब की फ्रंट डेस्क जो लेडी है, जी, जी। रिसेप्शनिस्ट आप उसको कहेंगे, जी, क्या कहें? लीज़ा लीज़ा उसका नाम है। वो लोकल है? जी, जी, शी बोर्न एंड रेज़्ड इन शार्लेट, नॉर्थ स कैरोलिना। अच्छा, वो और वो मुसलमान हो चुकी है, जी, मुसलमान है, जो है ना फुल 5 वक़्त नमाज़ में रोज़े में, रोज़े में। रोज़े रखती है, 5 वक़्त की नमाज़ है और जो है ना ये नहीं ना हमने नहीं उसको किया, लेकिन हाँ, शी लर्न समवेयर मेरे में उसके जो है ना किसी वजह से उसको जो है ना मुतासर हुई हाँ। और शी इज़ मेरे में वेरी गुड मुस्लिम। आपने देखा हिजाब वग़ैरह जी, उसने सारा पहना हुआ है हाँ, एंड ये उसने यहीं से हाई स्कूल किया है हाँ। और शी इज़ अ व्हाइट अमेरिकन। सही, हाँ, सही। तो एक ये हमारे लिए थोड़ी-सी नई चीज़ थी, मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बाकी जो है ये जो शहर है, ये इसकी सारी ना आपको गाहे-बगाहे वो चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कि इमरान खान की जो रिहाई का वो मैंने आपको बता दिया। एफबीआर वाला जो मामला था, वो ख़बर डॉन ने शाया की है और डॉन की ख़बर के मुताबिक जो एफबीआर है उसका पूरे का पूरा जो निज़ाम है, पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसमें किसी भी किस्म की जो मुदाखलत है, वो मुदाखलत पीका एक्ट के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो उसमें इंटरफेरेंस करेगा। इनके मुताबिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को हसास यानी कि क्रिटिकल डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी काबीना ने के हुक्म के मुताबिक ये सारे काम हुए हैं और इसमें एफबीआर का आईटी सिस्टम, डाटा सेंटर, एप्लीकेशंस जो है वो शुमार होंगी कि वो सारे का सारा हसास मामला होगा। अब मुझे ये याद आ रहा है कि ये अब इसकी जो तफ़सील है वो ये है कि तमाम रीजनल टैक्स दफ़ातर, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ़िसेज़, लार्ज टैक्स ऑफ़िसेज़, मीडियम टैक्स ऑफ़िसेज़ के इनके चीफ़ कमिश्नर्स, AEOI ज़ोन्स, बेनामी ज़ोन्स के कमिश्नर्स, इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर अपील्स, लैंड रेवेन्यू और कस्टम सर्विसेज़ और तमाम डायरेक्टर जनरल्स और डायरेक्टर्स समेत मुल्क भर के फील्ड सरबराहान को इस पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया गया है। यानी आपको याद होगा कि वो फैक्ट फोकस वालों ने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनके उन्होंने असासे कि क्या हैं, आमदन क्या है और टैक्स गोशवारे क्या हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने ब्रेक की थी। तो उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए थे। अब ये सारी कार्रवाई पीका एक्ट के तहत होगी। मतलब क्या है? एक तो होता है कि गुडविल के ज़रिए या नेक नीति के ज़रिए या कह लें कि नेक नीति कहेंगे सादा-सी कि आप जो है वो कोई काम कर रहे होते हैं उसके या कानून साज़ी होती है कि आपने गुड गवर्नेंस के लिए कानून साज़ी करनी है। यहाँ पे यूँ लगता है कि जिस तरह ये कानून जो है वो चोरियाँ छुपाने के लिए है, कि अगर हमारी चोरी कोई पकड़ेगा तो उसका बुरा हश्र होगा। मैंने फिर वही मिसाल दे रहा हूँ कि जो बड़ी मगरमच्छें हैं पाकिस्तान में, जो बड़े लोग हैं जिनके आगे कानून कुछ नहीं होता, सिर्फ़ उनकी लिहाई पंजाबी में हम कहते हैं कि लिहाई हुंदी है यार, बेइज़्ज़ती हुंदी थोड़ी जी कि यार ये क्या हरकतें कर रहे हैं। तो दूसरा कमर जावेद बाजवा साहब वाला मामला वो ख़बर लीक हो गई थी। इस तरह की जो लीकेजेज़ हैं, इस तरह की जो ख़बरें हैं, इस तरह का जो डाटा है मेरा ख़्याल है वो छुपाने के लिए ये वाले काम किए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो इसराइल का दौरा कुछ सहाफ़ियों ने किया है, ये इंडिपेंडेंट उर्दू ने ख़बर दी थी और इसराइली अख़बारात के हवाले से ये ख़बर सामने आई थी, जिसमें बताया गया है कि कैसर अब्बास नामी सहाफ़ी पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से इसराइल का उसने दौरा किया है और उसने जो इसराइली मीडिया है उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि उसकी तस्वीर और दीगर जो मालूमात हैं वो पब्लिक ना की जाएँ, क्योंकि बड़ा मसला सेंसिटिव है। तो उन्होंने उसकी तस्वीर तो नहीं दी। अब कैसर अब्बास पता नहीं कितने सहाफ़ी हैं, कितने सहाफ़ी नहीं। पाकिस्तान के दफ़्तर ख़ारजा ने इसकी तरदीद की है कि जी हमारे पास इस तरह की मालूमात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर इसराइल का दौरा नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसराइल के लिए कारआमद नहीं है। तो हमारा वही मौक़िफ़ है अल-कुद्स के हवाले से, दूसरे तीसरे मामलात के हवाले से। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा-सा वाक़या सर जी आप भी सुनें ज़रा, बड़ा मज़े का वाक़या है। हमारे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, नाम मैं उनका नहीं ले रहा। उनको एक हमारे दूसरे दोस्त हैं इस्लामाबाद के, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी कि एक कोई तंज़ीम है, वो पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनको, सहाफ़ियों को
और इस तरह के जो होते हैं ना, जो सॉफ्ट इमेज पैदा कर सकते हैं किसी के लिए, उनको वो इसराइल मदऊ करना चाहते हैं। अब वाया जो है वो तुर्की या वाया दुबई, वो पता नहीं किस तरह से जाएंगे वहाँ पे, वो एक बाद की बात उन्होंने कहा कि वो बाद का इशू है, लेकिन आप अगर आमादगी ज़ाहिर करते हैं तो हम आपको इसराइल का एक दौरा करवा सकते हैं, और वो स्टेट क्या उसको कहते हैं, स्पॉन्सर्ड दौरा होगा। आप जो हैं वो स्टेट के गेस्ट होंगे, इसराइल की स्टेट के। तो उस दोस्त ने मेरे साथ मशवरा ये किया कि यार कि हमें जो ये ज़ाहिर है कि जब इस तरह की खबर सामने आती है और फिर जब ये बातें छुपी तो नहीं रहती, तो जब ये कभी कल कलां को ये खबर सामने आएगी तो पाकिस्तान की रियासत का क्या रद्द अमल होगा, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान से कहीं जाना नहीं है। तो उसने कहा कि यार कि किसी ना ज़िम्मेदार से ज़रा बात करते हैं, किसी वज़ीर शज़ीर से या दफ्तर ख़ारजा से या किसी और से, तो ज़रा पता करके बताओ कि इस तरह की कोई गुंजाइश है। तो मैंने ना फिर बहुत बड़े एक साहब हैं, उनसे बात की। उनसे मैंने कहा जी हमें आपसे रहनुमाई चाहिए, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी कि उन दिनों गज़ा के ऊपर नया नया शुरू हुआ था हमला, हमास की कार्रवाइयों के बाद गज़ा के ऊपर इसराइल ने हमला शुरू किया था। तो उन्होंने कहा, मुझे जवाब दिया कि यार बात ये है कि गज़ा की सूरत हाल में ये दौरा और ये टाइमिंग जो है ना, एक तो वैसे ही इलीगल है, और दूसरा अगर अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कहीं वाया भटिंडा जाते हैं तो भी जब ये कल को बात सामने आएगी तो फिर ये बड़ा वैसे भी अजीब सा लगेगा कि जिस वक्त गज़ा के ऊपर इसराइल बमबारी कर रहा था, बच्चों को मार रहा था, तो कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ का दौरा कर रहे थे। तो मैंने यही बात उनको बनोन बता दी। इसका दूसरा मतलब हमने ये निकाला कि उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था, इतना ही मशवरा दिया था उन्होंने। तो फिर हमने इसका मतलब यही निकाला कि हमें ये दौरा आपको नहीं करना चाहिए। तो वो फिर मेरे उस दोस्त ने उस दौरे से माज़रत कर ली। ये सारा वाक़या आपको बताने का मकसद ये है कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। इस तरह की जो बैकडोर डिप्लोमेसी, स्टेट टू स्टेट तो ना सही, लेकिन किसी ना किसी दर्जे के ऊपर। अब इसके पीछे कौन था कौन नहीं, चूँकि वो मेरा दोस्त गया नहीं, उसको भी एक सहाफ़ी दोस्त ने कहा था कि यार कि इस तरह की ऑफ़र मुझे कहीं से आई है, तो वो तुम्हारा नाम भी कह रहे हैं, या मैं, अब मुझे वो ठीक तरह से याद नहीं कि उनकी तरफ से नाम था या इस दोस्त ने उसका नाम दिया था। तो वो मुझे पूरी तरह नहीं याद, लेकिन वो ये बात तय है कि पाकिस्तान की रियासत की तरफ से इस तरह की कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कम से कम उस एक वाक़ये का जिसका मैं यानी शाहिद हूँ या जिसकी मेरे पास मालूमात हैं, उसमें पाकिस्तान की रियासत की इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं थी। बाकी हो सकता हो, या बाज़ औक़ात तो होता है कि जो रियासत के भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो लिंक्ड होते हैं रियासत के साथ, वो भी इस तरह की कार्रवाई कोई ना कोई कर रहे होते हैं। रियासत या रियासती ओहदेदार बराह रास्त किसी इस तरह के काम में मुलव्वस नहीं होते, कुछ फ्रंटमैन होते हैं या कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो ये वाले काम करते हैं। लेकिन कम से कम हमें एक रियासती मनसबदार की तरफ से ये मशवरा दिया गया कि इस तरह की हरकत आप ना ही करें तो अच्छा है। जब मैं ये बात कर रहा था आपसे, तो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो नूरुल्लाह साहब भी एक वाक़ये के विटनेस हैं, बल्कि इनको मेरा ख़्याल है कि कोई बराह रास्त ऑफ़र थे, तो मैंने कहा कि वो क्या कहते हैं, कलाम शायर बाज़ुबान शायर। तो आप बता दें ज़रा, माइक ये लगा हुआ है। 2004 में हुँ। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि एक टूर जा रहा है इज़राइल के लिए, 3 या 4 लोग हम जाएँगे पाकिस्तान से, तो आपको भी उस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने एक मज़हबी शख्सियत कह लें, जो आज भी बड़े मशहूर बड़े हैं, एक्टिव भी हैं बड़े आज भी, एक्टिव भी हैं, बहुत और सी अभी चीज़ों भी में मेरा इन्वॉल्व ख़्याल होते हैं। है हुकूमत का पार्ट है हाँ, किसी न किसी वो लेवल के अक्सर ऊपर। हुकूमत का पार्ट ही रहते हैं, जो भी हुकूमत हो, और ये तो मुशर्रफ दौर की बात है। तो उन्होंने कहा जी वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं और हम सब मिलकर एक टूर बना रहे हैं, वहाँ जाएँगे। खैर एक तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था भी नहीं इसराइल के हवाले से, वो फिर फाइनल नहीं हो सका मेरा उसमें जाना। लेकिन ये बातें हर दौर में चलती रही हैं। इस तरह की, इसका मतलब बैकडोर, अभी मुझे इसलिए ख़्याल आया कि इमरान साहब ये कह रहे थे कि इसमें हुकूमती किरदार नहीं था। जबकि उस केस में जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसमें ये लग रहा था कि हुकूमती किरदार है। होगा। क्योंकि जिस वो लेवल पर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उस तो दौर वो में ये जो कि मुलाकात हो भी रहे हो गई थी ना, थे। जी। इनकी इसराइल के सरबराह की और परवेज़ मुशर्रफ साहब की यूनाइटेड नेशन के, वो राह चलते तो हमने पाकिस्तान की रियासत ने कहा कि नहीं यार, वो तो हमारे दफ्तर खारजा ने, वो तो बस क्रॉसिंग के वक्त मतलब राहदारी में वो मुलाकात हो गई थी। तो इसराइल के जो उस वक़्त के सदर थे, सदर ही थे या वज़ीर आज़म थे मेरा ख़्याल है,
उन्होंने कहा था कि इस तरह की मुलाकातें राह चलते सरे राह नहीं होती ये प्लान तो होती ये प्लान्ड होती हैं। तो ये वाला मामला हो गया जी, ये मैंने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। दूसरा जो है वो इमरान खान साहब ने चौधरी फैसल साहब को अपनी लीगल टीम से हटा दिया है। सर हर वो बंदा, क्योंकि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो जब टीवी के ऊपर बैठ के बोलते हैं तो वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब जो थे वो जब बोलते थे तो यूँ लगता था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस है। तो बड़े जो फैसल चौधरी साहब हैं ये भी जब गुफ्तगू करते हैं तो वो बड़ा उनकी लॉजिकल होते हैं और उनकी बात में बड़ा दम होता है, वज़न होता है। हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा रुकन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के लिए परेशानी का बायस बने हुए थे। और जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, चूँकि फैसल चौधरी साहब के बड़े भाई जो हैं फवाद चौधरी साहब, वो पीटीआई को की लीडरशिप को इमरान खान साहब के अलावा बहुत टफ़ टाइम देते हैं और उनको मनी लॉन्ड्रर भी कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब को। तो सलमान अकरम राजा साहब, मेरा ख़्याल है कि वो कंफर्टेबल नहीं थे, तो उन्होंने इमरान खान साहब को शिकायत लगाई, घर जाके शिकायत लगाऊंगी, तो शिकायत लग गई और फैसल चौधरी साहब को ज़राए के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि उनको लीगल टीम से भी हटा दिया गया है और उनसे जो केस फाइल्स हैं वो वापस ले ली गई हैं। आखिर में राना सनाउल्लाह साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पेशकश को मान लिया है और उन्होंने कहा कि आप पीटीआई से बात करें और कौमी इश्यूज़ के ऊपर हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं। और ये मामला ये था कि गवर्नर हाउस लाहौर में उनके यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के एजाज़ में शाइया था 24 तारीख को, मेरा ख़्याल है 24 को। और उसमें उन्होंने गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था, बड़े मुदब्बर आदमी हैं, उन्होंने कहा था कि कौमी सलामती कमेटी में जो लोग शरीक नहीं हुए, पीटीआई की तरफ उनका इशारा था, हम उनके साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, ये बलूचिस्तान का मसला है और इस पर जो है वो पूरी कौम के अंदर इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी है। पर्सनल वेंडेटा या पर्सनल इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर ज़ाहिर है कि वो हर बंदे का अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम हम कौमी इश्यूज़ के ऊपर पूरी जो क़यादत है पाकिस्तान की उसको साथ लेके चलना चाहते हैं और हम बात करने के लिए तैयार हैं। यानी उनका इशारा था कि हुकूमत को भी हम कहेंगे कि वो भी आगे बढ़े और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी आगे बढ़ें। तो एक प्रोग्राम में, अब ये प्रोग्राम जो होते हैं ये बात बराए बात ही होती है, ये कोई पॉलिसी स्टेटमेंट्स नहीं होती। ना ही यहाँ पर जो टीवी मुज़ाकरे होते हैं वहाँ पर पॉलिसी मरतब की जाती है। तो वो सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो एक प्रोग्राम में उसूली बात तो यही है, इससे इन्हराफ भी नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती कमेटी में उन्होंने शिरकत नहीं की, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का ख़्याल है कि इसके बावजूद उनसे बातचीत होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी वो सालसी करवाना चाहते हैं तो करवाएँ, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बात टीवी पर बैठ के कहने वाली और है, प्रैक्टिकली मामलात कुछ और होते हैं। प्रैक्टिकली जो पाकिस्तान की स्टेट है, रियासत है और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है और इनके जो सियासी हलीफ हैं, वो अगर आप कहें कि इन डेप्थ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, टीटीपी को और जो बीएलए है इनको वो पार्टनर इन क्राइम ना भी समझें, तो जो हालातो वाक़यात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें कि किसी ख़ास मनसूबाबंदी के साथ भी, या यूँ कह लें कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका फ़ायदा इसी में ही है कि वो टीटीपी और बीएलए जो कुछ कर रही है वहाँ उस इशू के ऊपर वो कम से कम खामोशी इख्तियार करें और पाकिस्तान की रियासत को अगर कहीं से कोई टफ़ टाइम मिल रहा है तो वो तालियां ही बजाएं, खुश भी हों और पाकिस्तान की रियासत को वीक होता हुआ देखें। और पाकिस्तान की रियासत अगर वीक होगी तो इमरान खान साहब की बचत इसी में है। इमरान खान साहब ख़ुद भी यही चाहते हैं, उनको यही लगता है कि जब तक पाकिस्तान की रियासत की रिट पूरी की पूरी तरह नाफिज है तो ना किसी अदालत, ज़ाहिर है कि अदालती अमल जो है वो एक लंबा एक प्रोसेस होता है और वो इतना, चूँकि जल्दबाज हैं, वो इतना इंतज़ार करने के नहीं चाहते वो। तो वो इशू, हर वो एक्ट जो पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर करेगा वो इमरान खान साहब को अच्छा लगेगा, क्योंकि एक कमज़ोर रियासत इमरान खान साहब का वज़न नहीं उठा सकती, ये इमरान खान साहब जानते हैं। और इसीलिए वो ना सिर्फ ख़ुद रियासत को कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, वो IMF को ख़त लिखने हों,
वो 9 मई जैसे वाक़यात हों, वो पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज करने का मामला हो, वो काम खुद भी करते हैं और जो वो काम कर रहा होता है फ़रीक़े सानी, वो उसके साथ होते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए इतना नरम गोशा जो है, वो किसी भी जगह पर मौजूद है। तो अभी तक की इत्तला ही। अल्लाह हाफ़िज़।